सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं आपके जूनियर तजज़ियाकार अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर मैंने यही सीखा है कि जैसा भी हाल हो आपने यही कहना है कि बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि शरीका नू आग लग दी। सर मज़ा तो आ रहा है। अच्छा, वो आपने जो पिछले 2 हफ्ते पहले शायद फ़ोन करवाया था UAE को, बारिश करवाई थी, वो ज़रा फिर करवा दें। फिर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और को 500 550 तक लेवल पहुँचा हुआ है। सर परसों 950 भी था गुलबर्ग में एक जगह पे। सर 950 नहीं हो सकता। AQI बिल्कुल था, वो मीटर वहाँ पे ठीक चलता था। अच्छा चलें, ये तो साथ साथ ही हैं अब चीज़ें। ये तो एक आपने जैसे आप कहते हैं ये एक सीज़न बन गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल हमने जितना सीखा है इस चीज़ से, हम आगे जाके इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें करेंगे। आप हंसे मत, मैं बड़ा संजीदा कह रहा हूँ आपको कि अगले साल बेहतर होगा। ये नहीं मैं कह रहा कि ज़ीरो हो जाएगा, 5 से 300 तक के लेवल पे आ जाए तो बेहतरीन है। सर 74 साल से ना हर फील्ड में लर्निंग का अमल जो हमारा चल रहा है वो मैं ना उससे थोड़ा सा तंग पड़ता जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अब हम सीख भी लें। सर लर्निंग जो फेज़ होता है ना, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बट जिस सेकंड आपको होता है कि यार अब मैंने सब कुछ सीख लिया ना, आप यूँ जाके फट जाती हैं और फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो 2024 है वो फटने वाला साल है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि 2024 अच्छा है। 2024 अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्शंस के अंदर रोज़ ही कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, ख़बरें आ रही हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो बात चल रही थी PTI के हवाले से कि उनका जो इंतखाबी निशान है, उनकी पार्टी का निशान है बल्ला। उसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई थी कि इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पेशावर हाई कोर्ट ने भी मूव किया कि इसके ऊपर ECP को फ़ैसला करे, तो वो फ़ैसला आ गया। वो फ़ैसला PTI के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो उन्होंने कहा ये कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाक़तन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे और उन्होंने एक बड़ी माइक्रोस्कोपिक तरीके से उनको एनालाइज़ किया, जो कि माजी में हमने शायद नहीं देखा कि ECP इतनी इन्वॉल्व हुए एक अपनी पार्टी की अपनी डीलिंग्स में। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने उनका इलेक्शन का जो लोगो है, पार्टी का लोगो सॉरी जो है बल्ला, वो हटा दिया गया है। अब जितने भी तमाम कैंडिडेट्स जो PTI की तरफ से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, उनको इंडिपेंडेंट हैसियत पर लड़ना पड़ेगा अनलेस वो अभी फ़ैसला करते हैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त मुमकिन नहीं है। अब तो बहुत क्लोजर टू डेट है। तो ये सारे मामलात हैं। इस पे PTI का अपना एहतजाज भी है। उसमें फिर से लंदन प्लान के नारे लगना शुरू हो गए हैं कि उसके तहत ही सारा कुछ हो रहा है और हमें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके ECP तक एक वादा था, एक प्रॉमिस था, वो लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को नहीं मिल रही। ये उनका कहना। देखें, एक तो इलेक्शन का ये कितना मज़ा है कि रोज़ एक नई डेवलपमेंट है हमारे पास, अब कंटेंट ही कंटेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत बड़ा धचका है PTI को। और इससे सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि मैंने और आपने जो पार्टी बनानी है ना, उसमें हमने पहले ही ओहदे जो रखने हैं ना वो है ताहियात, कि ताहियात चेयरमैन, ताहियात सेक्रेटरी जनरल, कि ये बीच में इलेक्शन वाले चक्कर में इंट्रा पार्टी पढ़ना ही ना पड़े। पहले ही डे 1 से लेके यही बंदा रहेगा। बिल्कुल, वाह। अच्छा, अब ये जो हो चुका है ना, इसमें एक तो जाहिर है सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब जिस तरह खोसा साहब हैं वो कोई अपना निशान पे लड़ेंगे, वो यास्मीन राशिद हैं वो उनको कोई और निशान मिल जाएगा। अब हर बंदा जो PTI की तरफ से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको एक अपना निशान मिल रहा है। तो जो PTI के वोटर्स हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अभी तक तो सबको पता है ना कि बस आगे बल्ले पे लगाना है। अब ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने पहले देखना है कि कौन सा बंदा है, फिर उसका क्या निशान है वो याद रखना है और फिर आपने उस पर जाके मोहर लगानी है। ये उनके लिए जिन्होंने PTI को वोट करना है। सो ये तो है पहला मसला। जो दूसरा मसला है वो ये है कि, और इसमें 2 आरा हैं, वो ये कि जो भी रिज़ल्ट निकलेगा, जो भी MNA MPA बनेंगे जीत के इंडिपेंडेंट, जो कि बेसिकली PTI के हामी हैं, क्या वो उसके बाद PTI ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्शंस के बाद या नहीं? क्योंकि फिर उन्होंने वोट करना है फॉर विमेन सीट्स, रिजर्व्ड सीट्स, उस हिसाब से उनको मिलनी है ना। अच्छा, उसमें 2 आरा ये हैं कि एक तो कहते हैं कि जी कि ये पार्टी कल अदम तो नहीं हो गई, तो ये पार्टी तो अभी तक है रजिस्टर्ड, तो ये लोग सारे मिल के PTI ज्वाइन कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरे जो राय है वो ये है कि इनका तो जो स्ट्रक्चर है पार्टी का वही उखाड़ा गया ना, कि अब पता ही नहीं है कि चेयरमैन कौन है, अब पता ही नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है। सो ये लोग पीटीआई में जमा ही नहीं हो सकेंगे इलेक्शन के बाद, और ये इसलिए वोटिंग ही नहीं कर सकेंगे अपनी रिजर्व सीट्स के लिए और दीगर के लिए। और ये वाले आपकी वाली बात पे मैं ऐड कर दूं कि ये बात तो तय है, जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर ये कि एक पार्टी जो कि लिस्टेड नहीं है एक इलेक्शन के अंदर और इंडिपेंडेंट हैसियत से कोई शख्स लड़ता है, तो वो बाद में उस पार्टी को अगर वो बन जाए तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। वो तो आपने खुद से बना ली ना। ये तो ऐसे है कि आप और मैं 2 इंडिपेंडेंट सीटें जीत गए हैं और उसके बाद एक पार्टी बन गई है, लेट्स से XYZ पार्टी जो है, जी हम उसमें जा रहे हैं। आप उसमें शामिल ही नहीं हो सकते क्योंकि वो पार्टी जो थी वो लिस्टेड ही नहीं थी ECP के साथ एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। तो ये तो आपने जो बात की बेसिकली उनके हाथ पैर काट दिए गए। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका प्लान बी क्या है। पीटीआई का इनका प्लान बी ये है कि आपको 2002 याद होगा जब मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक वो कानून लेके आए जी कि वो जो करप्ट लीडर है वो तो सदारत ही नहीं कर सकता किसी पार्टी की, तो वो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेगी। तो वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद को उन्होंने इलेक्शन की इक्वेशन में से निकालना था। अच्छा, एक तो ये कि उनके पास उनको 3-4 महीने का शायद वक्फा मिल गया था पीपल्स पार्टी को। दूसरा, जाहिर है बड़ी विजनरी लीडर थी वो। उस दौर में उन्होंने किया क्या कि उन्होंने PPP रजिस्टर करा ली और कहा कि जी अच्छा जी PPP नहीं इलेक्शन लड़ सकती ना, PPP जो है जो कि अमीन फ़हीम की सदारत में है वो तो कर सकती है। सो उसके थ्रू सारा कुछ हुआ। सो अब जो है पीटीआई का बैकअप प्लान ये है या हो सकता है कि जी 170 पार्टियां रजिस्टर्ड। सो ये इलेक्शंस के फ़ौरन बाद किसी एक छोटी जमात को कहें कि तुम हमें अपना सिंबल, अपनी पार्टी रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करने दो कि हम सारे वहाँ आ जाएं और उसके तहत फिर हम रिजर्व सीटों के लिए अप्लाई करें। अच्छा सर, लेकिन इसमें मेरे नज़दीक एक मसला है। इसमें बहुत मसले हैं। हाँ। जो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वही मैंने बात हम कल के शो पे भी बात कर रहे थे कि पीटीआई जो है वो मुंसलिक है इनके जो साबिक चेयरमैन है उनके साथ, वो वन इन द सेम चीज़ होती है। सबसे पहले तो वो क्योंकि है नहीं विजुअली वहाँ नहीं, वैसे तो वो हैं बट वो विजुअली वहाँ नहीं है। एक तो ये डेटरमेंट पार्टी को मिला बहुत बड़ा कि इलेक्शंस में जा रहे हैं और जो उनका फेस ऑफ द पार्टी है वो उनके पास नहीं है। एक तो ये मसला। दूसरा ये कि इस चीज़ से वो जो इनका सिंबल है वो भी उनसे ही मुंसलिक है जो कि बल्ला है, क्योंकि क्रिकेट की एनालॉजी उससे निकलती है। अब वो भी नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि अब वो बल्ला का नहीं होगा तो वो आपकी बात ठीक है, वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। इस चीज़ की एजुकेशन, इस चीज़ की आपको पहले ही बतानी पड़ेगी सबको बातें कि जी कि अब ये PPP है पीटीआई की वर्जन की नंबर। लेकिन उस सारे के बावजूद इनका वोटर जो है वो है यूथ। अब यूथ के ऊपर हम बहुत बातें कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। अब उनको किसी एक चीज़ बताने के बाद आजकल के दौर में जो हमारी यूथ है उनको कहना कि यार वो सब कुछ रहने दो, अब ये नया सबक जो है वो सीखें आप और उसके मुताबिक जाके वोटिंग करेंगे या उसके बाद आप जो जीत के इंडिपेंडेंट और किसी और जगह ज्वाइन कर लिए तो उनको आपने सपोर्ट करना है। ये सारा जो उनका सॉफ्टवेयर जो है आपने चेंज करना है हमारी यूथ का, ये मेरा नहीं ख्याल को आसान काम है। देखें, इसमें ना ये दो अलहदा जो है ना टाइमलाइंस पे चीज़ें होंगी। जहाँ तक तो बात है ना अक्वायर करने का एक नई पार्टी, ये तो होगा इलेक्शंस के बाद, ठीक है। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो ये फेस करेंगे वो ये है कि अगेन हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है हवा वाला मामला चलता है। सो हवा ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इनके साथ नहीं है। तो जब हवा ये हो तो छोटी कौन सी जमात है जो इनको जगह देगी, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ तक बात है ना इलेक्शन से पहले, अब बिल्कुल आपकी बात के क्योंकि कोई एक निशान तो है नहीं, वो भी कैंपेनिंग आसान है कि जी अब पीटीआई का निशान बल्ला नहीं है, अब कुछ और है, बॉल है, अब सारे बॉल पे करते हैं, ये बड़ा आसान है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका बंदा खड़ा होगा तो हर एक का निशान ही अलहदा होगा। अच्छा, पीटीआई को या किसी भी जमात को, पीटीआई का जिक्र ख़ास तौर पे इसलिए होता है क्योंकि इनके बारे में ये बात मशहूर है कि ये जी सोशल मीडिया और दीगर जो अपने अबलाग
के मीन्स हैं इन पे बहुत उबूर रखते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें होता क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड कमेटी है जो कि सारी कम्युनिकेशन का काम कर रही है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपके इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, मतलब वो अपने तहीं काम कर रहे हैं, एक ब्रॉडर लेवल पे पार्टी का जो काम हो रहा है, जो पब्लिसिटी हो रही है, उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अब होगा ये कि इंडिविजुअल लेवल पे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट ने खुद से अपने नीचे, अगर एमपी है तो कोई 2.5 लाख लोगों को और कोई एमएनए है तो 5 लाख लोगों को कम से कम उसने घर घर ये पैगाम देना है कि मैं हूँ पीटीआई लेकिन मेरा सिंबल कुछ और है। सो अब सेंट्रलाइज्ड कमेटी ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर 240 कैंडिडेट खड़ा है तो वो 240 के इंडिविजुअली कैसे बताए कि इनके सिंबल्स क्या हैं, बहुत मुश्किल है। सो अच्छा, हम अगेन जो बाद में यूथ की भी करते थे, पार्टीज की भी करते थे, आगे दुनिया कहाँ जा रही है उसकी भी करते थे, हम जो कहते थे कि अब सबको टैक्स हैवी होना पड़ेगा। अब आप किसी एक पार्टी की बैंड वैगन पे राइड कर सकते हो लेकिन आपको खुद भी अच्छा होना, ये वो जहाँ पे सारे अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये बताना पड़ेगा कि वो कितने इफेक्टिवली सोशल मीडिया और दीगर इस तरह की चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। वो 40 दिन रह गए इलेक्शन में या शायद 45 दिनों में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर बंदे के घर में घुस के ये बात फीड करवा सकते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगेन ये स्किल है जो कि डेवलप करना है कि ये पहली और आखिरी दफ़ा तो नहीं हुआ। हाँ जी, तो आइंदा भी होगा। अब सबको टैक्स हैवी होना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खैर ये सिंबल वाला मामला तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था। 88 में शायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ही अपना नया सिंबल लेकर आई थी। मैं अगर डेट थोड़ी मेरी मिक्सअप है, माफ़ कीजिएगा। बट दूसरी एक बात पे आते हैं, जो बहुत लोग जो उसमें ये था, मैं सिर्फ ये कर दूं कि वो क्योंकि तलवार से मेरे ख्याल में तीर किया था, लेकिन वो तीर था सेंट्रलाइज्ड के जी अब से तीर है, तो सबको पता था कि तीर लगाओगे तो पीपल्स पार्टी। अच्छा, आखिरी में ब्रेक से पहले एक और कमेंट डाल देते हैं कि बहुत सारे लोग इस फैसले के बाद जिनसे मेरी बात हुई, जो वोटर्स हैं, आपको पता है आपका मेरा, हम चाहते हैं हमारे वक्त पल्स पे हो, तो पीटीआई वाले जो वोटर्स का पल्स जो है उन्होंने मुझे कहा जी हम पता है करेंगे, अगर तो हमें नहीं पता ना किसको वोट डालना, हम जाके जो बैलेट पेपर होगा ना उसके ऊपर लकीरें मार के आ जाएंगे, तो वोट ज़ाया कर देंगे, डबल स्टैम्प कर देंगे। मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर एक नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो है वो बड़ी डिस्कस होती है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन का मेरे ख्याल में हमारी इलेक्शंस के अंदर जो है उसका ऐसा अभी फ़ायदा ये है ही नहीं, उसका फ़ायदा अभी नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आप नन ऑफ द अबव के ऊपर वोट डाली जाएंगे, कोई एक पार्टी का एक बंदा, लेट से 100 वोट टोटल है, वो 99 लोग जो हैं वो एक जगह नन ऑफ द अबव करते हैं, वो जो एक वोट लेगा वो जीत जाएगा। तो इसके ऊपर जब तक मज़ीद कानून साजी इसके ऊपर इलेक्शन एक्ट को रिवाइज़ करके नन ऑफ द अबव की ऑप्शन एक फॉर्मली नहीं लाएगी, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जो हैं वो इसके ऊपर मोटिवेटेड हैं और ये कर भी नहीं है इसको। वो तो ये है ना कि अगर आप डिसाइड कर लो कि जी 40% या 42% नन ऑफ द अबव लगा दें, तो इसका मतलब है कि इस हल्के में इलेक्शन ही दोबारा होगा। वो अभी तक है नहीं चीज़, तो वो जब होगी तो फिर ये बात जो है ये सच है, ये बात ये, लेकिन अभी ऐसा नहीं है और पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ेगा। एक मैं और चीज़ इजाफा कर दूं कि अभी हम इस साल ये समझेंगे कि जितने लोगों ने नन ऑफ द अबव किया है वो बेसिकली उस पार्टी के वोटर हैं जो कि मैंने और आपने लॉन्च करना। वाह बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी हमारी इन इलेक्शंस में हम ब्रेक दे रहे हैं, हम अगले में खैर से आएंगे। नाज़रीन, इसी बात में हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले इलेक्शंस की बात कर रहे थे। इलेक्शन की तो खैर से अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी हमारे शो के तवस्सुत से भी, और ऑब्वियसली बाकी मीडिया पे ये बातें होंगी। लेकिन आज हमने एक और टॉपिक भी आपके लिए चुना है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस का सीज़न है और ज़ाहिर है दुनिया भर में समेत पाकिस्तान में इसको मनाया जाता है। हमारी भी एक क्रिश्चियन कम्यूनिटी जो है वो बहरहाल हमारे मुल्क का एक हिस्सा है और दीगर शहरों के अंदर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं। लेकिन हमने जो टॉपिक आज डिस्कस किया वो है सैनिटेशन वर्कर्स के हवाले से। अली गालिबन, आप बता रहे थे मुझे कि फैसलाबाद से एक ख़बर आई थी कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके जो तनख्वाहें हैं वो डिलेड हैं बहुत ज़्यादा, और मुख्तलिफ और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो अब प्राइवेटाइज हो चुके हैं उनकी तरफ से कुछ जगहों पर तनख्वाहें मिल रही हैं, कुछ जगहों पर नहीं मिल रही। मैं ये बताता चलूँ ऑडियंस की हद तक कि सैनिटरी वर्कर्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर तादाद ज़्यादा होती है ऑफ पीपल हु आर क्रिश्चियन,
और उनके हवाले से, क्योंकि क्रिसमस का भी सीज़न है और तनख्वाहें नहीं मिल रही तो उसके ऊपर जब ज़्यादा बात हो रही तो हमने सोचा कि हम अपने शो पे भी इस चीज़ को डिस्कस करें। जी सर। बिल्कुल, एक तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने जो है वो मुंसलिक कर दिया है एक काम एक मज़हब से, मतलब एक तासुर हमने पैदा कर दिया है कि शायद वही ये करते हैं या उनको करना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और इसमें एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये है कि पहले तो जो सरकारी इश्तिहार आते थे फॉर वैकेंसी, उसमें ये लिखा होता था कि जी नॉन मुस्लिम्स अप्लाई करें। अब इतना जो है वो लोगों ने शोर मचाया है, एक्टिविज़म हुआ है इसको लेकर, मैरी जेम्स गिल साहिबा हैं और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। और अब कम अज़ कम इश्तिहारों में ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे या वो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस काम के लिए। ये एक पहलू है इसका। दूसरा इसका पहलू ये है कि आज से, मतलब हमेशा से होता क्या था कि ये जो सैनिटरी वर्कर्स थे ये कॉरपोरेशन के मुलाजमीन होते थे। तो जब तमाम सरकारी अफसरान की और सरकारी मुलाजमीन की जब तनख्वाहें आती थीं तो तब इनकी भी आ जाती थी। अच्छा, फिर कुछ साल पहले आपको याद होगा कि मेट्रोपॉलिटन्स में प्राइवेटाइज़ किया गया इनको। प्राइवेट बेसिकली कंपनीज़ हायर की गई जिनके थ्रू हायरिंग होनी शुरू हो गई। सो अभी भी उन प्राइवेट कंपनीज़ को कौन पैसे देता है? सरकार ही देती है। लेकिन अब इनकी हायरिंग डायरेक्ट नहीं होती, हायरिंग होती है थ्रू प्राइवेट कंपनी। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये कि ये डेली वेजर ही रहते हैं। अब ये परमानेंट इनको नौकरी मिलती ही नहीं। जब तक ये सरकार के डायरेक्टली अंडर थे तब तक ये सरकारी नौकरी होती थी, यानी कि उसके पर्क्स और प्रिविलेजेस जो भी सरकारी नौकरी के होते हैं इस ग्रेड पे, ये जो भी ग्रेड है वो इनको मिलते थे। अब वो बेचारा जो सैनिटरी वर्कर है वो डेली वेजर है। नंबर एक चीज़, उसकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नेट नहीं है उसके लिए, उसके कोई पर्क्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इन प्राइवेट कंपनीज़ को भी पैसे तो सरकार ही देती है। अच्छा, सरकार के पास जब नहीं होते पैसे या जब वो नहीं देना चाहती, व्हाटएवर द केस, तो वो नहीं देती। जो प्राइवेट कंपनी है वो आगे से अपने मुलाजमीन को पैसे नहीं देती क्योंकि हमें सरकार से नहीं आए। सरकार अब ऑन द फेस ऑफ इट कहती है कि हमने तो किसी के पैसे नहीं देने, यहाँ पर उस कंपनी से लो जिसने आपको हायर किया है, पर वो कंपनी कहती है हमें सरकार से नहीं मिले। सो ये जो एक चीज़ है ना, नंबर एक जो इसमें तस्हीह करने की ज़रूरत है वो ये कि ये जो जिन तनख्वाहों का मुतालबा हो रहा है ये कोई एडवांस तनख्वाह नहीं है, ये पूरे महीने काम करने के बाद की तनख्वाह है। सो हम तो ये देखते हैं कि ईदों पर और दीगर इस तरह के त्योहारों पर अक्सर एडवांस तनख्वाह भी मिल जाती है दूसरे सरकारी मुलाजमीन को। इनको महीने के बाद काम करने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिल रही, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि ये कुछ तो ऐसे हैं शहर जिसमें 1 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है, कुछ में 2 की है, 3 की है। ऐसे भी शहर हैं जिसमें 6 महीने से तनख्वाह नहीं। बहुत अफसोसनाक चीज़ है वो। देखें, आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे जैसे कि और सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तनख्वाह, ये तो मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनमें जो ईसाई बरादरी से बिलोंग करते हैं उनको तो इस दफ़ा एडवांस भी मिला है। ये मैं आज ही पढ़ रहा था। सो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ के मेरे ख्याल में एक गलत बात ये भी है कि क्योंकि आप लिंकेजेस बना देते हैं कि जी एक तो शुरू में जैसे आपने कहा कि जी अनफॉर्चुनेटली इस शोबे के अंदर वो कहते हैं कि ज़्यादातर स्टाफ जो है उसको वो क्रिश्चियन स्टाफ, ये गलत बात है बिल्कुल। नंबर 2 वो कहते हैं कि जिस तरह का ये काम है सो उसकी वजह से कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो अगले बंदे को क्योंकि वो उस तरह की ताकत नहीं रखता कि वो आपसे लड़ सके। और तीसरी बात यह कि जब जैसे ही कोई भी चीज़ जो सरकार जो है उसको डिवॉल्व करके वो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाता है तो उसके अंदर इस किस्म के मसाइल आते हैं। क्योंकि देखिए सरकार की हद तक तो ये चीज़ें चलती हैं कि जी जो मर्ज़ी हो हमने तनख्वाह देनी है और वो दे भी देते हैं। और जो भी चीज़ आपकी सरकारी हैसियत से फ़र्ज़ करें ये तनख्वाहें फंसी होती हैं सरकार के पास तो वो कभी ना कभी आपको मिल जानी है। प्राइवेट एंटरप्राइज़ का क्या है कि जी हम एक प्राइवेट कंपनी है, हमारा बिज़नेस मॉडल है, हमारे बिज़नेस मॉडल फेल कर गया, उसके अंदर हम लॉस के अंदर जा रहे हैं, हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, हम बैंकरप्सी कॉल कर रहे हैं और हम यहाँ से अब जा रहे हैं। वो चले गए तो फिर आप किससे पैसे मांगेंगे? सो ये एक बहुत अजीब सी बात है। सेकेंडली इस चीज़ पे आ जाते हैं कि या तो ये ख़बर आई होती ना आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले, अब उनकी जो क्रिसमस है, जो उनकी त्यौहार है, उनका ईद है, उसके ऊपर अगर इस किस्म की चीज़ है तो आप सोचें कि ये कितनी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अब उन्होंने इस सीज़न के अंदर अपनी शॉपिंग करनी है, बच्चों को कुछ लेके देना, चीज़ें करनी है। वो तो आज ही खबर थी हाई कोर्ट की तरफ से
इसके ऊपर जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं वो 12 बजे तक खुले रहेंगे, और एक तरफ ये कि 12 बजे तक खुले रहेंगे और एक तरफ ये कि एक ऐसी डिपार्टमेंट जिसके अंदर ऐसे 12 ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें उनके पास नहीं हैं, तो ये तो किसी भी लिहाज से बात ठीक नहीं है। बिल्कुल। फिर ये चीज़ कि ये तो शायद सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं पर्क्स के, कि जिसमें ख़ास तौर पे हेल्थ शामिल है, कि जिस तरह का इनका काम है ये सबसे ज़्यादा बीमार होंगे। अगर ये डेली वेजर रहेंगे, ये अपना इलाज कैसे करवाएंगे, ये इतना बड़ा मसला है। फिर इसके अलावा इनको इज़्ज़त नहीं दी जाती, इनको अजीबोगरीब नामों से पुकारा जाता है। पता नहीं क्यों हमारे घरों पर भी क्यों तरबियत नहीं होती कि भाई ये तो हमारे मोहसिन हैं, ये इस तरह का काम करते हैं, आप खुद करके देख लो। अच्छा, फिर यहाँ पे मतलब मुझे एक अच्छी तरह एक वाक़या याद है कि वो इसी तरह किसी के घर में, और ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो मुलाजमीन है उस तरह से प्राइवेटली इनके साथ जो होता है वो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे याद है एक दोस्त के घर पे कुछ इस तरह का मसला हो गया, कुछ ब्लॉकेजेस थी और ये वो, तो उसने कहा कि भाई किसी को बुला के लेके आए। तो 2 लोग आए, उनमें से एक यंग था और एक बुज़ुर्ग थे। तो वो जब एंटर हुए तो मेरा दोस्त जो है वो सोफ़े पे बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और उसने उनके साथ हाथ मिलाया। तो जो उनमें से बुज़ुर्ग था उसने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में आज तक मेरे आने पे कोई बंदा अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ और उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया। तो ये अगर हालात हैं इस मुआशरे के, तो मतलब, और हम साथ बात करते हैं अखलाकियात की, और हम साथ बात करते हैं कि जी पता नहीं वो वेस्टर्न हम अपना लेंगे चीज़ें तो उससे पता नहीं क्या ख़राब हो जाएगा। मज़ीद ख़राबी की कोई जगह बाकी है? अच्छा, और आपने बात की, चला अगर मैं थोड़ा सा डिविएट करूं इससे, इसी से ताल्लुक़ रखते हुए कि जो आपका घर पे स्टाफ होता है, अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ख़ुद नहीं करना चाहते। मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको स्टाफ, एक तो ये भी थ्योरी है कि स्टाफ होने ही नहीं चाहिए, वही अमेरिकन यूके वाला मॉडल जिसके अंदर जी कि आप जो हैं ख़ुद ही सारा कुछ करें। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको ख़ुद ना करनी पड़े। अब यहाँ पे वो लाहौर के हद तक ख़ास तौर पे अपार्टमेंट्स का कल्चर कम है, घरों का कल्चर ज़्यादा है, तो घर ज़ाहिर है ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। उसके एडजेसेंट एरियाज़ हैं, उसकी पार्किंग है, उसकी गलियाँ हैं, बाकी उनकी सफाई भी होनी है, उनकी धुलाई भी होनी है, बाकी चीज़ें भी होनी है, और वो फिर आप ऐसे लोग जो हैं उनको बुलाते हैं करने के लिए, जिनको आप पे भी करते हैं। लेकिन इस मेंटालिटी में चेंज आने की ज़रूरत है कि चूँकि आप किसी को, आपकी एक रिलेशनशिप हो गई है ट्रांजैक्शनल, आप किसी को एक काम के लिए आप पैसे दे रहे हैं, वो काम अगर वो शख्स अच्छा कर रहा है उसके बाद वो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर कोई इजाफी चीज़ नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग जो हैं वो उस चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ले आते हैं, उसके अंदर उनका सेक्ट भी आ जाता है, उनका मज़हब भी आ जाता है, उनकी अपनी बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे आप फरमा रहे थे, और उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन, और कोई बात नहीं है। और वही वाली बात, आप किसी को कहें यार कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही कि ऐसा बंदा करे, ऐसा शख्स करे, आप एक तो ना करवाएं, और करवा भी रहे हैं तो उनको उतनी इज़्ज़त दें क्योंकि आप ख़ुद वो काम कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर हुकूमत की सतह पे भी, प्राइवेटली भी, मेरा एक और भी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि AI और मशीनें और जितनी भी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकें। अच्छा, इनको बेचारों को देने के लिए हमारे पास सूट्स भी नहीं हैं। मतलब ये बग़ैर कोई सूट पहने गटर के अंदर जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, मतलब वो जब बाहर निकल रहे हैं कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि इनको जो है वो कोई इस तरह से सफाई की जाए कि जी कोई इन पे बुरे असरात ना हो इनकी सेहत पे। मतलब बिल्कुल ही ये निगलेक्टेड एक आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, और आप ये भी नहीं कर रहे कि अच्छा चलिए जी ये तो जिस भी हाल में हैं सो हैं, लेकिन हम इनकी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम किसी तरह अपलिफ्ट कर दें, इनके लिए कोई अलग स्कूल्स बना दें, कोई इंश्योर करें कि इनके बच्चे ज़रूर स्कूल्स जाएं। हमने आपस की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेटली ये अपने तय फैसला कर लिया हुआ है कि इनके बच्चे भी यही करेंगे। सो हमने उनके लिए भी कोई मौके नहीं छोड़े, या उनके लिए भी कोई मौके हम पैदा नहीं कर रहे कि अच्छा चले ये तो इस काम से मुंसलिक हैं, आगे आने वाली नस्ल कुछ और कर ले। बिल्कुल। और हम उनका
साथ हैं, हम इस शो के तवज्जुह से बात प्रमोट करना चाहते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ना भी हो तो सैलरी तो मिलनी चाहिए टाइम पे। बिल्कुल। और इसमें आखिरी चीज़ एक और वो ये है कि ठीक है हम जितनी बातें कर रहे हैं वो शायद हम इंश्योर नहीं कर सकते एज इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है जिस कंपनी ने हायर की है उसमें सरकार है, और ज़ाहिर है सबसे बड़ा रोल तो सरकार का ही होता है किसी भी चीज़ में इंश्योर करना कि जी हर चीज़ बाय द बुक हो रही है, सैलरी जा रही है नहीं जा रही, टाइम पे जा रही है, जो भी है। लेकिन एक चीज़ तो ऐसी है ना जो मैं और आप कर सकते हैं, वो है इज्जत देना। या बिल्कुल, जिसके ये हकदार है, जिसका कोई भी हकदार होता है, कोई भी हकदार है, बिल्कुल, और इज्जत देनी भी चाहिए। और बिल्कुल इस चीज़ को हम आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर हम ब्रॉडर टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं पोलो जनाब। नाज़रीन, चलते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ। सर, आपको पता है मैंने आपको उस दिन कहा था कि जो सियासी खबरें होती हैं अपने शो के ऊपर मैं 2 पे कैप लगा देता हूँ फ़िलहाल आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2 से इसको 3 पे लेके गया आपसे राह नहीं जाना, आपने इकट्ठी 6 दे देनी। तो आज की दूसरी खबर कर लेते हैं, बिल्कुल प्लीज, जो कि बहरहाल है सियासी, लेकिन आगे आज जैसे इलेक्शन करीब आएंगे मैं ये खोल दूंगा टूटी। ये बिल्कुल आप कर दें। वैसे भी होता पता है क्या है, मुझे ये लगता है ज़ाहिर है अवाम जब फीडबैक देंगे तो हमें बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्योंकि हर चैनल पे सियासत चल रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो तंग पड़ जाते होंगे। तो हमें उनको थोड़ी सी एक ब्रेक देने की ज़रूरत है। और ब्रेक हमसे बेहतर क्या है ब्रेक लेने के लिए, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। अच्छा, खबर ये जी, फैसल वावडा और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी तवील मुलाकात हुई है, और उसके अंदर उन्होंने दीगर ज़रदारी साहब ने उनको गिली भी किया और वो उनका स्टाइल है वैसे, क्योंकि देखें वो इतना एक्सपीरियंस हो जाए ना तो आगे कोई भी आ जाए ना उसको हल्का सा कर देते हैं। तो वावडा साहब और उनकी जो मुलाकात हुई उसके अंदर अब ये बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है कि शायद फैसल वावडा साहब जो हैं बहुत मुतवक्के है कि वो पीपीपी जो है वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, वो तो चलें अभी तक इस किस्म की अगेन अगर वो करेंगे तो वो पी करेंगे, चलें पी कर लेंगे। चलें अभी तो ये इसके ऊपर ना कोई कॉन्फर्मेशन है ना कुछ है, अभी तो चैमगोइयाँ ही हैं, क्योंकि पीपीपी के तो शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, ये पीपीपी के ये ज़रदारी साहब अकेले इतना अच्छा डिफरेंशिएट किया अपने आप को, नहीं कि ज़रदारी साहब जो है वो पहले ही सारा मैदान जो सेट करके बैठे होते हैं। वाह। तो अब फैसल वावडा जो हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की उन्होंने, सियासी हालात, सियासी माहौल, अपनी साबिक पार्टी और दीगर इस किस्म की चीज़ें। लेकिन मैं वैसे आपको इस शो के तवज्जुह से बता दूं कि एज अ पॉलिटिशियन एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फैसल वावडा साहब थे। वो एक अलग बात है कि उनकी जो बातें हैं, उनका तरीक़ेकार है, उनकी जो मूवमेंट है वो उसका डिफरेंट है। लेकिन वो आप ही कहते हैं कि अब आप सियासत के अंदर जो भी शख्स नया, ये न्यू एंट्रेंट है, ये कोई पुराने सियासतदान तो नहीं है, ये तो पीटीआई के दौर से ही ये फेमस हुए हैं और उसके बाद से इन्होंने अपना नाम जो है बनाया है सियासत के अंदर। लेकिन इनका स्टाइल जो है वो है ज़रा मुख्तलिफ, वो ज़रा इन योर फेस है, ज़रा है तो शायद वो इतने यंग नहीं है बट मतलब वो यंगर लॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उनकी अपनी जो कराची के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि उनकी स्पोर्ट्स कार्स भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं और इंजॉयज़ करते हैं वो। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में पी जो है वो एक बेहतरीन फिट है फैसल वावडा के लिए। अच्छा देखें, बात पता है क्या है, ये तो इसमें मैं अभी तक कायम हूँ कि अब जिसने भी सियासत में आना है ना उसने आके शॉक करना है। हाँ। क्योंकि इसके बगैर ना वोट बैंक बनाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये इनकी कोई ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मतलब ये कोई ऐसे तो नहीं है कि ये किसी जगह पे खड़े हो जाए तो इनको वोट पड़ना शुरू हो जाए। वो तो पार्टी जो साथ होगी उसको वोट पड़ेगा और ये उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो वाली सियासत है। बिल्कुल। तो इसमें अब सिर्फ सोचने वाली बात है कि ज़रदारी साहब को, जो कि बहरहाल एक सूबे के सबसे बड़ी जमात हैं और वैसे भी पाकिस्तान की टॉप 3 जमातों में से एक है, उनको क्या ज़रूरत है गिली करने। ये जो है ना, ये मैसेजिंग है। सो इनकी जो वावडा साहब है ना, उनकी वजह शोहरत ये नहीं है कि पार्टी करते हैं, उनकी वजह शोहरत ये भी नहीं है कि बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी वजह शोहरत ये है कि जी वो एक ख़ास जगह के बहुत करीब हैं।
और जो पीपल्स पार्टी है उसका आपको पता है कि आजकल बिलावल भुट्टो साहब और उनके दरमियान जो हल्की सी रिफ्ट भी आई, वो भी क्या थी कि जी हमने उस एक जगह को हमने अटैक करना है या हमने डिफेंसिव रहना है, साथ रहना है। और एक हवा ये चल रही थी कि जी अब उस एक जगह की सारी सिंपथीज़ मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गई हैं। ये जो एक तस्वीर थी ना, ये बाकायदा तस्वीर, ये हमें तो नहीं, हमें बताया गया है कि जी बड़ी लंबी मीटिंग थी, वो शायद 2 मिनट की हो लेकिन तमाम अखबारों में वो तस्वीर छपी है। ये बेसिकली एक मैसेजिंग थी कि नहीं, हमारे कुछ हलके उस जगह के हमारे साथ भी हैं। वाह, ये देखें ना, आपने एक बहुत ही मुख्तलिफ एंगल इसके अंदर। आप मुझे ये सिर्फ क्लियर करते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो हैं उन्होंने कहा कि आप ये करें, या फिर एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग थी कि देखिए एक पीआर की जाएगी इस किस्म की? देखिए असल में वो जो है ना उसमें भी अब एक से ज़्यादा हलके पाए जाते हैं। उसमें से कोई एक हलका जो है उसने पीपल्स पार्टी की तरफ मुंह मोड़ा है, मतलब रुख किया है। आप इसी तरह से कर लेना कि सरफराज बुख्ती ने भी तो ज्वाइन किया अभी रिसेंटली, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो जिस तरह से वैसे मतलब अगेन जो कहने का मतलब है ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन का रिजल्ट पता लग गया है, हमें पता है क्या होना है, नहीं, आपको सरप्राइज मिलने तो यानी कि आप इसी बात से अगर मैं एक और बात निकालूं तो ये कह रहे हैं कि आपके जो नून लीग के हलके हैं वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी का बायस ये बात बन सकती है या बन चुकी है। बिल्कुल, और वो सिर्फ इसको लेके नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से परेशानी वहाँ पे है, होनी चाहिए। और ये भी तो मुमकिन है कि ये वैसे ही एक थोड़ा सा प्रैंक की हो नून लीग के साथ, मतलब हल्का सा उनकी छेड़खानी जिसे कहते हैं वो भी की गई हो। क्योंकि देखें ना, आप जैसे बात की कि सियासत में सरप्राइजेस तो हो सकते हैं वो, और हमारे अमूमन सरप्राइजेस जो होते हैं वो होते ही लास्ट मिनट हैं। तो अगर अभी से इस किस्म की चीज़ें, तो मैं आपको सिर्फ एक इसके अंदर पॉजिटिव बात बताता हूँ कि सर कंटेंट। बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारा जो तज्ज़िया है वो गलत भी हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ किसी के तन बदन में आग लगाने के लिए भी आपने अगर ये चीज़ की है तो बड़ा मज़ा है। वेल प्लेड। और अब देखते हैं वो वेल लेफ्ट करते हैं या खेलते हैं आगे से। अच्छा चलें आगे चलते हैं। बिल्कुल। कसूर से एक खबर जो है वो मज़ेदार इस लिहाज से कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ड्रग स्मगलिंग के लिए। अच्छा वाह। तो एक ड्रोन पकड़ा गया, उस ड्रोन के साथ अटैच थे 2 पैकेट हेरोइन के। कसूर से पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि उसकी जो बैटरियां हैं वो उसके अपने जहाँ तक उसने पहुँचना था डेस्टिनेशन से पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो वो गिर पड़ा। जब वहाँ के जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने उसको बरामद किया तो उन्होंने देखा उससे हेरोइन है। और ये भी इसके अंदर फिर एक शिकवा है, एक गिला है, एक तफ्तीश हो रही है कि शायद ये हमसाये मुल्क की तरफ से ये ड्रोन उड़ाया गया और फिर ये जाके कसूर आ पहुंचा और वहाँ से ये हेरोइन जो है ये पकड़ी गई और अब मुकदमा भी दर्ज हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये आप जब खबर सुना रहे थे तो वहाँ तो मेरा इस चीज़ पे था कि मैं हर चीज़ में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ना मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि अब हम इस काम में तो नहीं, इस काम में नहीं, लेकिन बस हमारा माशरा, हमारा मुल्क जो है वो बस टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 2-3 ड्रोन और ये कसूर के इलाके में पहले भी पकड़े जा चुके हैं। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर खबर है इसमें भी 2 आरा हैं। एक अखबार में ये भी लिखा हुआ है कि शूट डाउन किया हमारे एहलकारों ने, तो और आप बता रहे हैं कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि शायद बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि मुझे इसमें छोटा सा जो काम एक फिशी नज़र आ रहा है ना वो है कि जो इसमें रिपोर्टिंग हुई है, क्योंकि शायद लिखा हुआ है कि 2 किलो कैरी कर रहा था। मैंने 2 पैकेट पढ़ा, कहीं 2 किलो लिखा, किसी जगह पे लिखा हुआ था। अगेन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे एहलकार गलत कह रहे हो, ऐसे भी हो सकता है कि रिपोर्ट गलत हो गया हो, या ज़ाहिर मुख्तलिफ रिपोर्टर ले रहे होते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है। बहरहाल मैं ये सिर्फ इस तरफ आपकी तवज्जो इसलिए दिला रहा था कि एक तो जाहिर है जब टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों ने आना था तो अच्छी चीज़ों के लिए भी आना था, बुरी के लिए भी आना था, ये तो होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़ाहिर है जो ख़राब काम करते हैं, जो ये बेसिकली ड्रग स्मगलिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, उनको तो एक बहुत आसानी ये है ना कि पहले क्या होता था कि आपका साथ में बंदा पकड़ा जाता था। अब ये है कि बंदा तो कोई भी नहीं पकड़ा गया, एक मशीन गई, उसके कुछ पैसे हैं, वो आपको लॉस हो गया, लेकिन और आपका सामान गया, और आपका बेसिकली तो
नुकसान ये है। और इसी में मुझे जो है ना वो जो पैकेट हैं या जिसके साथ क्वांटिटी लिखी हुई थी उसमें मुझे जो है ना तजाद नज़र आ रहा है कि 2 किलो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो कोई एक शिपमेंट पे ना उसको रिस्क नहीं करेगा। सो मतलब 2 किलो के लिए शायद वो 4 ड्रोन भेजेंगे कि एक की बैटरी भी ख़राब हो जाए, एक शूट डाउन भी हो जाए तो 2 पहुंच जाएं। तो इस तरह की एक चीज़ है। इससे पहले पाकिस्तान में ही पिछले ही कुछ 3-4 महीनों के अंदर 2-3 कोरियर सर्विसेज को पकड़ा गया, जिनमें जाहिर है मतलब वो बेसिकली तो कोरियर जो पैकेजेस थे उनको पकड़ा गया, सर्विसेज का तो कसूर नहीं था, लेकिन उनको भी अब कहा है कि वो ज़्यादा मुहतात हो जाएं। उसकी वजह ये है कि डिलीवरी हो रही थी एक मतलब कुछ बिल्कुल लीगल बिजनेस थे जो और भी चीज़ें डिलीवर करते थे, साथ ये भी कर देते थे। तो अब वो ताकीद की गई है कि पैकेट्स को बहुत अच्छी तरह चेक किया जाए, क्योंकि अगेन वो हो ये रहा है कि जो ट्रैफिक करने वाला है ना वो बीच में से निकल गया। और देखिए ना इसके अंदर जो मुझे भी यही लगा कि 2 किलो एक ड्रोन के ऊपर रखना और उस ड्रोन को 2 किलो उड़ाना वो भी कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर देखें ड्रोन तो हर नौयत के मिलते हैं। एक तो बिल्कुल ही बच्चों का खिलौने वाला ड्रोन होते हैं जो तो 2 किलो क्या वो तो मेरे ख्याल में ग्राम्स भी नहीं उठा सकता। जो बड़े ड्रोन्स होते हैं फिर वो तो होते भी बहुत महंगे हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा बड़ा ड्रोन जो होता है 4 विंग्ड जो होता है और वो 2 किलो वेट उठा सके तो वो नाना करते हुए 3-4 लाख रुपए का तो सिर्फ ड्रोन होगा। फिर आपने उसको ख़रीदा, फिर आपने किसी बंदे को रखा जो उसको फ्लाई करे, फिर उसको जगह पहुँचाए जाके, तो बड़ी मेहनत की गई है इस सारी चीज़ों करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है हम इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं। किसी किस्म की ड्रग स्मगलिंग जब रोकी जाए या पकड़ी जाए तो हमें खुशी होती है, और हमारी फोर्सेस ने अगर ये काम किया उसको गिरा के वो तो बहुत अच्छा है। अगर उसकी बैटरियाँ गिर गई तो चलें, एटलीस्ट ये है कि वो अब आगाह हो सकती हैं कि ये भी एक चैनल है जिसके तय चीज़। बाकी वो जो बात है कि जी इंडिया से आया नहीं आया वो तो ज़ाहिर तफ्तीश आगे जाएगी। अगर हमें पता चल गई कोई बात तो हम नाज़रीन को अपडेट कर देंगे। बट और वैसे तो ये हमें पहले से पता है कि और इस तरीके से नहीं, पहले भी बॉर्डर के आर पार स्मगलिंग तो होती रही है। हाँ जी। सो ये भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। वो तो बहुत कुछ हो सकता है। बड़ा चलें, खबर थी हमने बतानी थी, आगे चलते हैं क्रिकेट की दुनिया से। वाह। एक खबर, हमारे जो विकेट कीपर स्लैश बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, वो एक 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। उसके बाद जब वो मैच ख़त्म हुआ तो कुछ फैंस ने उनसे सवाल जवाब किए, वो थोड़े नाराज़ लगे। पहला सवाल तो ये था कि अगला जो सेकंड टेस्ट मैच है जो मेरे ख्याल में 26 तारीख को शुरू हो रहा है, उसके अंदर आप खेलेंगे या सरफराज खेलेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ये कैप्टन साहब आ रहे हैं, आप उनसे पूछ लें। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा कि आप 2 रोज़ा जो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, आप 5 दिन का पूरा ही खेल रहे हैं, तो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। उसमें नाराज़ हुए, कहते हैं कि ऐसा करें आप आके खेल लें। आप फ़ैन को कहा कि आप आ जाएँ, आपको खिलवा देते हैं। सो अब इससे मुझे तो एक चीज़ लग रही है कि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर है हमारे पाकिस्तानी कैंप के अंदर। असल में ना इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो अवाम है ना, मैं उनको भी ये मतलब मैं बेसिकली लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ कि हर वक्त ना वक्की में से बात करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तनकीद ना करें, तनकीद भी करें, चुभते हुए सवाल भी करें, लेकिन चुभता हुआ सवाल उससे करें ना जिसका उसके पास जवाब हो, जो उसके बारे में कुछ कर सकता हो। अब रिजवान को ये पूछना कि आप खेलोगे या सरफराज खेलोगे, डिसीजन तो नहीं है, उसका डिसीजन नहीं है, उसकी तो ख्वाहिश है वो खेले। तो आप उससे क्यों पूछ रहे हो ये बात? तो एक ये मसला है। दूसरा ये है कि रिजवान हो या कोई भी हो, या तो मीट एंड ग्रीट पब्लिक के साथ करें ही ना, और करें तो बहुत ठंडा कूल होके जाएं। उसकी वजह ये है कि अवाम तो इसी तरह के सवाल करते हैं। मतलब वो तो बिल्कुल वो मतलब किसी की तलाक हुई होगी तो वो पहला छूटते 7 सवाल करेंगे, कसूर किसका था, अब कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब ये तो एक जनरल आपको पता है हमारा रवैया है। अच्छा, दूसरा जो इसमें बात थी ना कि वो 2 डे मैच खेल रहे थे, ये वहाँ पे खेल रहे थे। ये एक अच्छा सवाल था बाय द वे। ये अच्छा सवाल इसलिए था क्योंकि अभी हमारे जो एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं बाजीद खान, उन्होंने बहुत तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया गया है पाकिस्तान खेलने, उससे पहले पाकिस्तान जो गया ऑस्ट्रेलिया खेलने, उसमें जो पाकिस्तान ने यहाँ पे कैंप लगाया था जिसमें प्रैक्टिस मैचेस किए थे, वो जो 4 डे प्रैक्टिस मैच थे उसमें इन्होंने पर डे 80 ओवर रखे हुए थे और नेक्स्ट डे वो इनिंग बदल जाती थी। सो वो ये कह रहे थे कि आपने तो पुरानी बॉल और नई बॉल की जो ट्रांजिशन है वो वाला मसला भी ख़त्म कर दिया आपने। लंबा खेलने वाला जो मसला था वो भी मतलब जो आपको जाके आगे
फेस करना था वो ख़त्म कर दिया। मसलन ये कि आप एक इस तरह का अगर एक नया फॉर्मेट लाना चाह रहे हो तो ज़बरदस्त ले आएँ, बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे जो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लिमिट्स लगा के क्यों कर रहे हैं? वो उसी तरह से खेलें जो फॉर्मेट वहाँ आपने फेस करना है। सो ये मेरे ख्याल में एक ठीक तनकीद है। ठीक तनकीद है। दूसरा देखिए, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ, जैसे आपने कहा कि फैंस का हक है सवाल जवाब करना, अगर तो उनका आमना सामना हो गया। वो हमें याद है कि, और एक तो देखिए ना, हमारे प्लेयर्स की ऐसा उस तरह से ट्रेनिंग भी नहीं है ना, वो इतना फेस करते हैं फैंस का जो एक तनकीद होती है। और क्रिकेट इस किस्म की स्पोर्ट है भी नहीं, वरना आप फुटबॉल बाकी देखें उसके अंदर फैंस के वो जाके पड़ जाते हैं। हमारे तरफ तो एक दफ़ा वाक़या हुआ कि इंज़मामुल हक को जब आलू कह रहे थे तो इंज़मामुल हक ने जाके कहा, उससे वसीम अकरम था या इमरान खान ने जिन्हें कहा था कि रहने दे, तो कहता है तेनों 35,000 बंदा आलू कहते तो उसी की करोगे, वसीम अकरम थे। अच्छा, तो इसके अंदर भी देखें वो थोड़ा नाराज़गी का उन्होंने इज़हार किया। वो बात चले ठीक है अपनी जगह, और आपको तनकीद फेस करनी चाहिए। थोड़ा सा प्लेयर्स को भी ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी चीज़ें बताएं और फ़ैन की डीलिंग भी बताएं कि कैसे आपने सवाल लेने हैं। इनफैक्ट मीडिया इंटरेक्शन से भी कई दफ़ा होता है कि जैसे हमने शाहिद अफरीदी के ज़माने में देखा है कि वो मीडिया से उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। उनसे कोई भी सवाल पूछते थे तो उन्होंने एक नहीं दो वाक़े पे ये बात की थी कि मुझे आपसे उम्मीद ही ये थी कि आप इस किस्म के घटिया सवाल पूछेंगे। शाहिद अफरीदी कह चुके हैं, ऑन एयर है। और फिर बाद में जब मीडिया जो सारे लोग हैं, हमारे भाई बहन जो हैं, उन्होंने जब कहा कि ये किस किस्म का जवाब है तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो एक तो इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी एक मैच हारे हुए, एक वर्ल्ड कप से बाहर हुए हुए, एक टीम के अंदर फास्ट बॉलर्स आपके 4 गए थे, अब मेरे ख्याल में 1 या 1.5 या 2 रह गए हैं, वो सारे मसले जो हैं एक बहुत प्रेशर बन जाता है। और एक नई टीम गई है, उसके साथ नई टीम इस लिहाज से कि आपको जो लीड कर रहा है शख्स वो एक नया कैप्टन है, उनके लिए भी बहुत प्रेशर है। और ये जिस किस्म की भी खबरें वहाँ से बाहर आएंगी उनमें कोई पॉजिटिविटी ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। वो सिर्फ तब होगी कि जब बॉयज़ जो हैं वो परफॉर्म करें, एक मैच जीतें, अंडर द बेल्ट हो, तो फिर देखें आप रवैया बदलता कैसे लोगों का। बिल्कुल। और उसमें एक और चीज़ भी है कि अभी जो हमारे प्लेयर्स हैं ये बाकायदा सेलिब्रिटीज़ हैं, बल्कि इनसे बड़ा तो सेलिब्रिटी कोई नहीं है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। बहुत बड़े। तो ये ना कुछ अपना इनको या बोर्ड लिख के दें या खुद ही बैठ के लिख लें कि कुछ सवाल इनसे होंगे, उसके कोई विटी जवाब बना लें, पेट आंसर्स बना लें, पेट आंसर्स। और अगर वो विटी हो ना, तो मैंने देखा है कि आपने 4-5 लोगों को कोई हल्की सी जुगत करा दी हो ना उसके जवाब के सवाल के मुताबिक, फिर लोग मोहतात हो जाते हैं। तो फिर वो आपसे पंगा नहीं लेते। आपने नोट किया होगा कि शाहरुख खान से ना लोग ज़्यादा, क्योंकि वो उसने तैयार जवाब होता है। सीम भाई को मतलब आप सिर्फ जो वो अपना क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान जो शो करते हैं वो उसके अंदर जब वो कमेंट्स देते हैं उन्हीं को जुगते मारते रहते हैं। वो तो खैर वो गलत बात है। अच्छा, क्रिकेट से ही ये तो ऑस्ट्रेलिया के हद तक की बात। ऑस्ट्रेलिया में ही सिडनी से एक और ख़बर जो बिग बैश लीग के हवाले से कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टंप्स सुनने से पहले मैं टेक्नोलॉजी के साथ हूँ, आप टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आप जरा अब सुनो मज़ेदार बातें। स्टंप्स जो हैं वो कुछ रंग बिरंगी चीज़ें करना शुरू कर देंगे अभी। सबसे पहले तो जैसे ही नो बॉल होगी तो जो स्टंप है वो लाइट देगी आपको कि जी नो बॉल है, मतलब अंपायर की मज़ीद सहूलत, प्लेयर्स की मज़ीद सहूलत। उसके बाद उसका अपने वेरीफाई करना तो कर लें, बट स्टंप ही बता देगी नो बॉल होगी। एक तो ये चौके और छिक्के के ऊपर स्टंप जो है वो डिफरेंट कलर्स से करेगी कि जी चौका हो गया, छिक्का हो गया। लेकिन जो आउट होने पे उन्होंने जो मैंने पढ़ा है वो कहेंगे कि आग जैसी रोशनी निकलेगी स्टंप से बाहर, आग जैसी रोशनी। सो आउट होने पे एक बर्स्ट ऑफ लाइट उससे बाहर निकलेगी। तो ये बिग बैश के अंदर में देखने को मिलेगी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो पहली चीज़ है ना, नो बॉल पे आपकी स्टंप्स रेड हो जाना, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें होगा ये कि टाइम बचेगा। अभी क्या होता है कि एक बंदा आउट होके जा रहा होता है, आधे रास्ते में थर्ड अंपायर चेक करता है, फिर वो इशारा करता है नीचे अंपायर को, फिर वो उसको वापस बुलाता है, ये टाइम का ज़िया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसी तरह अगर ये कुछ लगा रहे हैं बाउंड्री रोप्स के ऊपर जो ये इंडिकेट कर दे कि बॉल इस साइड पे गिरा है या उस साइड पे, और सीधा गिरा या ठप्पा खा के गिरा, बिल्कुल, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, टाइम बच रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि जब आउट होना है तो उसने कोई चिंगारियाँ निकालनी है, उसमें ना है तो बहुत अच्छी बात कि जितना आप कलर ऐड कर सकें, एंटरटेनमेंट वैल्यू है, वो बहुत अच्छी बात है। जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जो तो आउट हो गया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो वापस ही जाना है। जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन है ना, उसने बत्तियों से ना अपनी आंखें बचानी है, क्योंकि उसका तो पूरा जो है ना वो फोकस आउट हो जाएगा, बत्तियां एकदम से जल गई। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी हो जाएगी कि अगर नो बॉल पे ध्यान नहीं रखना ना
अंपायर ज़्यादा अच्छी तरह फोकस कर सकता है लेग बिफोर विकेट या दूसरी चीज़ों पे। उसकी वजह ये है कि बार बार इस तरह और इस तरह देखना भी जो है ना, वो भी आपका फोकस शिफ्ट करना। अच्छा, मैं तो देखे ना, वैसे ये बहस बहुत दफ़ा छिड़ चुकी है और क्रिकेट की जो दीगर जो आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर भी ये बहस छिड़ चुकी है कि अंपायर का अभी तक रोल क्या है। देखें, आपने लेग बिफोर होना है या कॉट पे हैंड होना है और कोई भी इस किस्म का डिसमिसल होना है, उसके अंदर आपने रेफ़र करना है थर्ड अंपायर को कि यार कैमरे में चेक कर लो एक दफ़ा, अल्ट्रा एज से कर लें, आप अपनी वो लाइन से कर लें, आप हर चीज़ से कर लें, तो आपकी विकेट जो है वो इधर हो सकती है उधर हो सकती है। उसके ऊपर भी तनकीद होती है, वो एक अलग बहस है। दूसरा, अंपायर का काम अगर आपने मिनिमाइज़ कर दिया है तो दूसरा काम क्या है अंपायर का? नो बॉल देखना, अब वो भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं आप। लेग अंपायर जो है वैसे भी रन आउट देखना है और रन आउट जो है वो भी अब ख़त्म हो गया, वो सारा थर्ड अंपायर की तरफ जाता है ईच टाइम। सो पीछे बात क्या रह गई अंपायर की? बहुत लोगों ने प्रपोज किया था, ये मैं कहीं पढ़ा था कि जी आप स्टंप्स के पीछे एक छोटी सी यूँ स्टैंड लगाएं, नाली लगाएं और उसके ऊपर एक कैमरा फिट कर दें और वही आपका अंपायर है। उसको आप सजावटें कर दें, उसको आप बत्तियाँ बना दें, उसको आप किसी किस्म की चीज़ दे दें, सो अंपायर का रोल कम हो जाता है। अब मुझे बाद में किसी ने फिर उसके ऊपर बताया कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो टीम्स की अपनी एक बोर्ड्स की यूनियन होता है, टीमों का प्लेयर्स का यूनियन होता है, अंपायर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन है। ये मुझे बात नहीं पता थी कि एक अंपायर जो है वो एक बड़ी एक तो मखसूस कमोडिटी है जो हर मैच में एक ही तरह के अंपायर्स आपको शक्लें नज़र आती हैं। उसकी वजह से अंपायर्स हैं ही बड़े कम, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद ये सब जो है जाके अब मैचेस के अंदर अंपायरिंग कर लेते हैं लीग को छोड़ के। और कहते हैं जो ह्यूमन फैक्टर है ना, वो अपने बीच में हमेशा रखना ही रखना है, वरना क्रिकेट जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। जब आपके रिव्यू ख़त्म हो गए फिर आप रह गए अंपायर के साथ, तो उसके लिए आपको अंपायर चाहिए। आप हमेशा हर डिसमिसल के लिए रिव्यू तो नहीं रख सकते ना। बिल्कुल, एक तो ये कि इसलिए अंपायर चाहिए, दूसरा इसलिए अंपायर चाहिए क्योंकि आपने गुजरते हुए उसको अपनी ऐनक और टोपी पकड़ानी है बॉलिंग कराने से पहले। तीसरी चीज़ ये है कि उसने एक और नज़र ये रखनी है कि जिस वक्त ओवर हो रहा है उस वक्त उसने बॉल पे नज़र रखनी है कि कोई टेम्परिंग तो नहीं हो रही। यहाँ तो फिर हर वक्त आप 2 कैमरे तो इसलिए रखें कि बॉल जिसके पास भी है वो उसको देखता रहे कि क्या सीन है। चौथी फिर ये चीज़ भी है कि क्रिकेट में क्योंकि एंड चेंज होता है ना हर ओवर के बाद, तो जब तक तो कोई उस किस्म के रोबोट्स नहीं आते कि वो जो पूरा घूम के एक उस साइड पे जाए एक इस साइड पे आ जाए, तब तक भी इनको रिप्लेस करना मुश्किल है। फिर ये है कि क्रिकेट में ना इनर्शिया बहुत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत पहले हो सकती थी, नहीं हुई, बहुत हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं चेंजेस आते हुए। उसकी वजह ये है कि इसके साथ जो एक वो रोमांस जोड़ा हुआ है ना आपने कि जेंटलमैन्स गेम, और वो जिस तरह से पता नहीं कौन सी सदी में बरतानिया में खेली जाती थी ना, हमने वो उसको प्रिजर्व करना है। तो वो इसकी वजह से इसमें इनर्शिया बहुत है। ये जब सारा कुछ हो भी जाएगा ना तो फिर भी आप देखेंगे 25-50 साल ऊपर लग जाएंगे। और अंपायर का देखिए ना रोल चले है तो सही, लेकिन अगर बॉल टेम्परिंग का आपने जिक्र किया तो बॉल टेम्परिंग जो है वो कभी भी किसी अंपायर ने थोड़ी ना पकड़ी है। वो तो चले एक अदद इंसिडेंट होगा, वरना शायद फरीदी ने जब वो एप्पल खाया था कैमरे ने पकड़ा, वकार यूनुस ने जब वो जिप से एक चीज़ की थी तो वो पकड़ा, वो कैमरे ने पकड़ा। उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी कैमरे से पकड़ा गया। पॉइंट मेरा ये है कि जब जैसे जैसे कैमरे बेहतर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जदीद आ रही है, आपके हाई रेजोल्यूशन कैमराज आ रहे हैं जो हर वक्त नज़र रखी हुई है, तो शायद एक रिसोर्स कम, लेकिन ऑन फील्ड डेकोरम भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये एक आपने 22 बंदे को या 20 बंदे को एक स्टेडियम एक पिच पे खड़ा करके कहा है कि चलो जी आपस में आप तकरीबन लड़ो, बॉलें मारो, बैट मारो, मतलब बॉल को ही मारो, लेकिन उसके अंदर फिर हमने देखा है कि अमूमन तलखी हो जाती है, मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर बीच में अंपायर आते हैं और वो जाके चीज़ को ठीक करते हैं। फिर दूसरा, एंड ऑफ द डे अंपायर की जो कॉल होती है उसको तरजीह भी बहुत दी जाती है कि फ़र्ज़ करें कोई लड़ाई होगी, किसी प्लेयर को उसने भेजने, हालांकि बहुत कम होता है, बहुत कम होता है क्रिकेट के अंदर कि आप कहें जी आप चले जाएँ, फील्ड के ऊपर से ही चले जाएँ, लेकिन ये सहूलत है एक अंपायर के पास कि अगर एक प्लेयर मिसबिहेव कर रहे हैं तो वो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ इसमें नहीं, जो डिसीजंस थर्ड अंपायर के पास जाते हैं उसमें भी ऑन फील्ड अंपायर की जो राय है उसको मलूज़े खातिर रखा जाता है। फिर तीसरी एक और चीज़ ये है कि अक्सर ना प्लेयर्स जाते हैं कि अच्छा जी ये सिम उखड़ गई है, इसके धागा काट दें।
अब वो उसके पास कैंची शैंची सारा सामान मौजूद होता है और वो अपने ज़ेरे निगरानी इसलिए भी करता है कि अगर बॉल उससे ख़राब हो रहा है तो वो नया मंगवा ले। मतलब ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं कि बॉल अगर सिर्फ अंपायर ले सकता है नया, अगर बॉल वो बुलवाएगा नया तो वो तो पूरी एक ट्रे ले आते हैं कि अच्छा जी ये 40 ओवर हुए हैं तो 40 ओवर पुराने ये हमारे पास गेंद पड़े हैं, उसमें से एक ढूंढना जो उसके करीब हो। ये सारी वो चीज़ें जो ह्यूमन आई से फ़िलहाल बेहतर हो सकती हैं बजाय कि रोबोट करे। और बाकी देखें जी, अंपायर्स की हद तक हमने देखा है माजी में अंदर मसले मसाइल भी हुई हैं। मुरलीधरन का एक इंसिडेंट था जिसके ऊपर उसके एक्शन के ऊपर बहुत बहस हुई थी, वो है। और उसके अलावा इंजमाम की हद तक डैरल हेयर वाला सारा मसला था। लेकिन चले, ये तो आने वाली चीज़ें, टेक्नोलॉजी साथ साथ चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्रिकेट के अंदर भी उसके अंदर इजाफा होगा। नाज़रीन, आज के लिए हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।